हाय फ्रेंड, दिस इज आसिफ फ्रॉम कैंपस लॉ सेंटर, फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जैसा कि सेमेस्टर का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आप लोगों के पास बहुत सारी क्वेरीज होंगी कि एग्ज़ाम किस तरह से दें, एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, कितने पेजेस के आंसर लिखने हैं ताकि बैक बिल्कुल ना लगे, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, केस लॉज ज़्यादा लिखना है कि थ्योरी ज़्यादा लिखना है, क्या सिर्फ केस लॉज लिख कर के पास हुआ जा सकता है या फिर क्या सिर्फ थ्योरी लिख कर के पास हो सकते हैं। इसके साथ ही बहुत लोगों का ये भी सवाल रहता है कि केस का साइटेशन लिखना ज़रूरी है या नहीं, केस लॉज जब हम लिखते हैं तो उस वक्त केस लॉज के साथ साथ ईयर लिखना ज़रूरी है या नहीं है, उसे कैसे याद करें। ये बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों के मन में चल रही होंगी क्योंकि पहली बार कोरोना के बाद ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों की ये आदत थी कि क्वेश्चन आता था और चूंकि ओपन बुक एग्ज़ाम था तो बुक ओपन करके या फिर जो नोट्स बनाए होते थे आप लोगों ने उस नोट्स को ओपन करके आराम से लिख देते थे, सफिशिएंट टाइम भी मिलता था और देख के लिखना आसान भी होता था। लेकिन अब क्या है कि एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज होने वाला है। पहले 6 क्वेश्चन होते थे, उसमें से 4 अटेम्प्ट करने थे, अब 8 क्वेश्चन होंगे और उसमें से 5 अटेम्प्ट करने होंगे। तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ रही है और समय आपको सिर्फ 3 घंटा का मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरह से करें, किस तरह से आंसर लिखें ताकि आपकी बैक ना लगे। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो तीनों के लिए सेम है, यानी कि जिस तरह से फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न से सेकेंड ईयर में भी पूछे जाते हैं और सेम पैटर्न होता है थर्ड ईयर का भी। और जो क्वेश्चंस होता है वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे, डायरेक्ट थ्योरी आपसे नहीं पूछा जाएगा। और अगर कोई आपसे थ्योरी पूछा भी जा रहा है तो वो थ्योरी पॉइंट आउट करेगा किसी ना किसी केस लॉज को ही। तो हर हालत में आपको केस लॉज पढ़ना है और केस लॉज के अंदर ही जो थ्योरी होती है उसी थ्योरी को लिखना है। यानी कि सिंपल समझिए, जिस थ्योरी में कोई केस लॉज नहीं है वो थ्योरी ना के बराबर पूछे जाते हैं। तो आप थ्योरी भी वही पढ़िए जिससे रिलेटेड केस लॉज हो ताकि आपका मेहनत जो है वो सही डायरेक्शन में हो। तो देखिए, क्वेश्चन जो होंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे। अगर 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 8 क्वेश्चन में से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स के हों। तो अगर 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 20 मार्क्स में आपको जो ऑन एन एवरेज जो आंसर लिखना है वो 5 पेजेस से लेकर के 7-8 पेजेस तक जाना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। और ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम लिखते समय क्वेश्चन नंबर 1 आप जितने पेजेस में कर रहे हैं लास्ट का क्वेश्चन भी उतने ही पेजेस में कीजिए ताकि एक निरंतरता दिखे आपके आंसर में। बहुत लोग ऐसा होते हैं कि पहला क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छे से आ रहा है, 10 पेज में लिख देते हैं और 10 पेज में पहला क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से लिख देते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूम हो जाता है 1 घंटे का और बाद में 2 घंटे में उनको 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो बाद में टाइम मैनेजमेंट की कमी की वजह से या तो उनका लास्ट का क्वेश्चन अधूरा छूट जाता है या फिर हैंडराइटिंग बिगड़ जाती है या फिर पूरा अच्छे से लिख नहीं पाते हैं और प्रेशर में आ जाते हैं। तो वो काम नहीं करना है। आप एक एवरेज गोल सेट कर लीजिए कि पहला क्वेश्चन अगर हम 7 पेजेस में लिख रहे हैं तो लास्ट का क्वेश्चन भी हमको 7 पेजेस में ही लिखना है और इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप उतने ही पेजेस में लिखने हैं जितने पेजेस में आप पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है क्योंकि एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर कॉपी आपका चेक करता है वो ये देखता है कि आपका जो आंसर है उसमें कितना कंटिन्यूटी है। अगर आप पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा से लिखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बहुत ख़राब से लिखते हैं, तो फिर वो कंपैरिजन करता है कि पहले क्वेश्चन में मैंने इतने मार्क्स दिए हैं तो ये क्वेश्चन का जो लेवल है वो स्टूडेंट ने गलत तरीके से अटेम्प्ट किया है तो मैं इसमें नंबर काट दूंगा। तो बहुत सारे लोगों के मार्क्स कम आने के पीछे का रीज़न भी ये होता है। तो चलिए अब सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में किस तरह से लिखना है एक एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। तो सबसे पहले हम सेकेंड सेमेस्टर को समझते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में मान चलिए CRPC से एक क्वेश्चन आता है जो FIR से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप CRPC के सेक्शन 154 को एक्सप्लेन कीजिए जो मुख्य रूप से FIR को डिफाइन करता है। उसके बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है उसको एक्सप्लेन कीजिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है उसको एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद CRPC के सेक्शन 154 क्लाउज 3 को एक्सप्लेन कीजिए और सबसे लास्ट में
CRPC के सेक्शन 156 क्लाउज 3 को एक्सप्लेन कीजिए। और जब थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये जो है ये थ्योरी है, ये थ्योरी का जब पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तब आप FIR से रिलेटेड लैंडमार्क केस को लिखिए, जो कि मुख्य रूप से ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है। जब आप ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस को एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद इस केस के जजमेंट को सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम से कंपेयर कीजिए और उसके बाद अपनी एक जजमेंट दीजिए। यानी कि सिचुएशन से कंपेयर करने के बाद सिचुएशन में की जो डिमांड है, सिचुएशन में जो पूछा जा रहा है कि अगर आप वहाँ पे होते तो आपका डिसीजन क्या होता, उसका आप जवाब दीजिए ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस को कंपेयर करने के बाद। अब आते हैं, मान के चलिए कि 4th सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्वेश्चन पूछता है वेदर BCCI इज स्टेट और नॉट। मान चलिए इस तरह से क्वेश्चन पूछता है या फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे देता है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन में देखेंगे स्टेट की बात की जा रही है, तो सबसे पहले आप आर्टिकल 12 को एक्सप्लेन कीजिए और आर्टिकल 12 को एक्सप्लेन करने के बाद थ्योरी उसका लिखिए और थ्योरी लिखने के बाद आप डायरेक्ट आइए केस लॉज पे। और केस लॉज आपका मुख्य रूप से होगा जी टेलीफिल्म्स केस लॉज। तो जी टेलीफिल्म्स केस लॉज को पूरी तरह से एक्सप्लेन कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अच्छी तरह से कोट कीजिए और उसके बाद जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसके साथ इसके जजमेंट को कंपेयर कीजिए और अपना डिसीजन दे दीजिए। और इस तरह से आपका जो आंसर है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब चलिए लास्टली 6th सेमेस्टर पे आते हैं। मान चलिए कि 6th सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो मुख्य रूप से उसका जो सिचुएशन है वो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो जब आप आंसर लिखेंगे सबसे पहले थ्योरी में पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद इसका जो रिलेटेड केस लॉज है वो है इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरमेंटल लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1996 का केस है और इसे बिछड़ी विलेज केस भी कहते हैं। तो आप इस केस को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे फैक्ट इशू जजमेंट के साथ। अगर फैक्ट नहीं भी लिखना चाहे तो चल सकता है, लेकिन इशू और जजमेंट बिल्कुल नहीं छोड़ सकते आप। तो फैक्ट इशू जजमेंट लिखने के बाद जो सिचुएशन में दिया गया है उसके साथ इसके जजमेंट को कंपेयर करके अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सब जो तरीका है वो बैक से बचने के लिए है, यानी कि अगर आप बैक नहीं लगाना चाहते हैं तो कम से कम इन सारे इंस्ट्रक्शन को ज़रूर फॉलो कीजिए। आई होप कि आपका कभी बैक नहीं लगेगा और आप बहुत अच्छा करेंगे और अच्छे मार्क्स से पास भी होंगे। और आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि मेरे पास 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर और 1st, 3 और 5 सारे सेमेस्टर के नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप मेरे हैंड रिटन PDF नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर पिन आउट कर दिया है। आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके PDF अवेल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।